शट अप, कर्नल भल्ला ने इसे डांटा। एकदम से बिल्ली क्यों बन गए हो? तुम्हारी इंक्वायरी होगी, अगर तुम बेगुनाह निकले तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जोगी तुम्हें जमुना पास जिस खंडर में ले गया था, क्या वहाँ तुमने अपनी आंखों से लक्ष्मी देवी को देखा था? तिवाड़ी ने फिर पूछा। हाँ सर, मैंने देखा था, पांडे ने सहमी हुई आवाज़ में कहा। वो पूरी लक्ष्मी देवी थी सर। इसने मुझे 2 हीरे भी दिए थे और कहा था कि मैं सोमरस अपने नाइट ड्यूटी वाले जवानों को पिला दूंगा तो वो महाराजा अशोक की दौलत का सारा भंडार लेकर आएगी। कर्नल भल्ला ने अपनी जेब से वो 2 नकली हीरे निकालकर मिस्टर तिवाड़ी को दिखाए, जो पोशाली ने हिंदू फौजी को दिए थे। इसके बाद कर्नल भल्ला ने तिवाड़ी को कागज़ में लिपटी हुई दूसरी सुरमेदानी निकाल कर दी, जिसमें बेहोशी का महलूल इस वक्त भी थोड़ा सा मौजूद था। ये महलूल मैंने अपने ऑफिस की लेबॉर्ट्री से चुरा कर पोशाली को दिया था और पोशाली ने इसे खाली सुरमेदानी में डालकर हवालदार को दिया था। इसमें गगन मंडल का सोमरस था। मिस्टर तिवाड़ी ने सुरमेदानी के दहाने को ज़रा सा सूंघा और नाक सुकेड़ कर बोला, ये बड़ा ख़ास केमिकल है और इसे तजुर्बेकार जासूस ही अपने इस्तेमाल में लाते हैं। कर्नल भल्ला की भुएं चढ़ गईं। अपने डंडा घुटने पर बजाते हुए बोला, मुझे पहले ही शक था मिस्टर तिवाड़ी कि ये महज नवादरात चोरी करने का प्रोजेक्ट नहीं था। ये किसी गैर मुल्की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जासूस का काम लगता है। आपको तो मालूम ही है कि म्यूज़ियम के नीचे हमारे पास अहम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। मिस्टर तिवाड़ी शायद नहीं चाहता था कि मेरे सामने तहखाने वाले खुफिया लॉकर्स और दस्तावेज़ात का जिक्र हो। वो खंखारते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं कर्नल। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाकी बातें शाम को मुलाकात के वक्त करूँगा। इस हवालदार की हिफाजत कीजिएगा, शायद इसकी हमें ज़रूरत पड़े। कर्नल भल्ला ने फ़ौरन कहा, ये कहीं नहीं जाएगा। वापस आते हुए मिस्टर तिवाड़ी ने मुझे पूछा, कैप्टन मेहता, इस वारदात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मेरे जवाब से मेरे जहन की कैफियत का अंदाज़ा लगाना चाहता था, लेकिन मैं इतना नाड़ी भी नहीं था। मैंने जेब से सिगार का छोटा सा लेदर ब्रश निकालते हुए कहा, सर मैं तो अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि ये काम पेशावर चोर का है। नवादरात चुराने वाले गिरोह इसी किस्म की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। मिस्टर तिवाड़ी ने कोई जवाब न दिया। मैंने सिगार सिलगाया तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, सिगरेट तुमने बिल्कुल छोड़ दिए हैं क्या? सिगार का तंबाकू मुझे ज़्यादा पसंद आया है सर, मैंने हल्का सा कश लगाकर कहा। मैंने मिस्टर तिवाड़ी को भी सिगार पेश किया, मगर इसने ये कहकर इनकार किया कि वो गाड़ी चलाते वक्त सिगार नहीं पीता। मैं खामोशी से सड़क पर आती जाती ट्रैफिक पर नजरें जमाए सोचता रहा कि ये अय्यार शख्स इस केस के बारे में किस अंदाज से सोच रहा होगा। मैं इसके लिए मुतमईन था कि फ़ौजी ने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना था। दूसरी बात यह थी, मैंने रात की नाकाम वारदात के वक्त वहाँ कोई निशान नहीं छोड़ा था। अलबत्ता मेरे बेडरूम में जोगियों वाला लिबास अभी तक मौजूद था जो मैंने रात की वारदात के वक्त पहना था। मैं कुछ बेचैन सा हो गया। अगर मिस्टर तिवाड़ी ने इसी वक्त मेरी अदम मौजूदगी में मेरे बंगले की तलाशी ली तो इससे मेरे जुर्म का सबूत मिल जाएगा। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने रात को वापस आते ही जोगियों वाले कपड़ों को कहीं दबा क्यों न दिए। दफ्तर पहुंचने के बाद मिस्टर तिवाड़ी किसी गहरी सोच में गुम अपने कमरे में चला गया और मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे अब यह उलझन सी लग गई थी कि ये शख्स मेरे मकान की तलाशी लेने न चला जाए। मैंने एक फ़ाइल खोलकर काम करने की कोशिश की, मगर परेशान ख्याली ने मुझे ऐसा न करने दिया। फिर मैंने एक फ़ाइल निकाली जिस पर मिस्टर विश्राम के दस्तखत होने वाले थे। फ़ाइल की वरक गर्दानी करता मैं अपने कमरे से निकला और कॉरिडोर में से होता हुआ मिस्टर विश्राम के कमरे में आ गया। इसका कमरा खाली था। विश्राम अपने कमरे में नहीं था। मैं वापस जाने के मुतालिक सोच ही रहा था कि मुझे कॉरिडोर में मिस्टर तिवाड़ी और विश्राम की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। खुदा जाने ये मेरे दिल का चोर था या क्या बात थी कि मैं वहीं खड़े रहने या बाहर जाने के बजाय मिस्टर विश्राम के बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मिस्टर तिवाड़ी और विश्राम बातें करते हुए कमरे में दाखिल हो गए। मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मिस्टर तिवाड़ी को मैंने ये कहते सुना, मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी तुम खुद करो। लेकिन सर ये बड़ी अजीब बात है कि सुरमेदारी में जो बेहोशी का केमिकल था वो हमारी लेबॉर्ट्री से चुराया गया था। विश्राम की आवाज़ आई। मिस्टर विश्राम, मैंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा सुराग रसानियाँ करते हुए गुजारा है। मैं पानी को सूंघ कर बता सकता हूँ कि ये किस शहर का है और फिर अपनी लेबॉर्ट्री के केमिकल से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। कर्नल भल्ला ने जब मुझे किले में सुरमेदानी दिखाई जिसमें बेहोशी की दवाई मौजूद थी तो मैं इसे सूंघते ही समझ गया था कि ये केमिकल हमारी लेबॉर्ट्री का है। मैं बाथरूम में दम साधे इनकी बातें सुन रहा था। एक तरह से मैं खुद इनके जाल में फंस गया था। अगर इनमें से कोई एक उठकर बाथरूम में आ जाता तो मैं एक ऐसी मुश्किल में फंस जाता जिससे निजात का कोई रास्ता नहीं था। मुझे मिस्टर तिवाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर विश्राम, ये हम दोनों जानते हैं कि हमारे ऑफिस में से कौन शख्स ये काम कर सकता है जिस पर हमें शक है। बहरहाल भारत पुरुष की सिक्योरिटी का मामला है। सुबह दफ्तर आते ही मुझे वजारत दफ़ा के चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आया था कि इस केस की मुकम्मल इंक्वायरी की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि जोगी के बेस में हवालदार पांडे को बेहोशी का केमिकल देने वाले का मकसद किले की नवादरात चुराना नहीं
बल्कि चाणक्य प्लान की माइक्रो फिल्म या दूसरी अहम सरकारी दस्तावेजात चुराना था। एक बात का मुझे नाकाबिले तरदीद सबूत मिल गया है कि चाणक्य प्लान की माइक्रो फिल्म किले के म्यूजियम के नीचे तहखाने में ही है। मुझे हर लम्हे यही धड़का लगा था कि कहीं इनमें से कोई कमबख्त उठकर बाथरूम में ना आ जाए। मैं दबे पाँव बाथरूम के अकबी दरवाजे की तरफ गया और चटखनी को बड़ी एहतियात से खोलने की कोशिश की। एक हल्की सी आवाज़ के साथ कुंडी खुल गई। मैं दबे पाँव मगर तेज़ी से कदम उठाता हुआ वापस दरवाजे के पास आया और कान लगा दिए। तिवाड़ी और विश्राम बातें कर रहे थे। तुम इन तमाम बातों को जहन में रखना और आज ही कर्नल भल्ला के पास किले में जाकर केमिकल वाली सुरमेदानी ले आना। मैं कैप्टन मेहता के सामने वो केमिकल अपने साथ नहीं लाना चाहता। अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया था। मैंने अपना सांस रोक लिया, लेकिन इसके बाद तिवाड़ी ने कुछ न कहा। विश्राम भी खामोश रहा। फिर विश्राम के कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। अब मेरा वहाँ रहना फजूल था। विश्राम किसी भी वक्त गुस्ल खाने में आ सकता था। मैं दबे कदमों बाथरूम के अकबी दरवाजे के करीब आया। दरवाजे के एक पट को बड़ी एहतियात से दोनों हाथ थाम कर आहिस्ता से खोला और बाहर निकल गया। जिस अंदाज में मिस्टर तिवाड़ी ने मेरा नाम लिया था, इससे ही बात साबित हो गई थी कि इसे मुझ पर ही शुबा है। शुबा तो इसे पहले भी था, लेकिन अब शायद इसे एक तरह से सबूत मिल गया था, क्योंकि ऑफिस की लेबॉर्ट्री से दूसरा कोई शख्स इतनी दलेरी से बेहोशी का केमिकल उड़ाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने के लिए इसके पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं था कि जिसे वो अदालत के सामने पेश कर सके। इसे खूब मालूम था कि बग़ैर किसी बैन सबूत के मुझ पर हाथ डालने की सूरत में अदालत में इसके खिलाफ हतक की इज़्ज़त का दावा करके इसे मुअत्तल करा सकता हूँ। लेकिन अगर इसे एक लम्हे के लिए भी ये शुबा हो जाता है कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ और एक हिंदू अफसर का रूप धारे वहाँ अपने वतन के मफादात की हिफाजत कर रहा हूँ, तो वो मुझे एक सेकंड में इस तरह दबोच लेता है जैसे भूखी बिल्ली चूहे को दबोचती है। अगरचे मैं बेहद एहतियात से काम ले रहा था, ताहम मेरी ज़रा सी लग़ज़िश इन पर यह राज फाश कर सकती थी कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे रात के फिल्म वाले शो में पुशारी से मुलाकात करनी थी। इधर मिस्टर तिवाड़ी ने मिस्टर विश्राम को हुक्म दे दिया था कि मेरे बंगले के बाहर की निगरानी की जाए। लाजमी बात थी कि खुफिया पुलिस का आदमी मेरे बंगले के आसपास दोपहर के बाद मंडलाना शुरू कर दे। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मैंने बाथरूम में छुप कर इत्तेफाक से इन दोनों की बातें सुन ली थी, वरना एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो सकता था। अब मुझे अपने बंगले के बाहर मंडलाने वाले CID के आदमी से निमटना था या इसे जल देकर पुशाली से मिलने सनमा हाउस जाना था। मेरे लिए CID के आदमी को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं था। दफ्तर का वक्त ख़त्म होने पर मैंने गाड़ी निकाली और अपने मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के चारों तरफ से जायज़ा लेने पर बज़ाहिर मुझे कोई मशकूक आदमी नज़र न आया था, लेकिन जाहिर है कि वो इतना नारी नहीं होगा कि मेरे मकान के सामने आलू छोले लगा कर बैठ जाएगा। वो कहीं दूर किसी आड़ में छोटी सी दूरबीन लिए किसी स्याह या किसी फ़कीर के भेष में बैठा मेरी निगरानी कर रहा होगा। अब मेरे लिए ये भी ज़रूरी हो गया था कि मैं अपने घर से पुशाली को कभी टेलीफोन न करूं और इसे भी मना करूं कि वो कोड वर्ड्स में भी मुझसे फ़ोन पर बात न करे, क्योंकि हालात जिस किस्म का रुख इख्तियार कर चुके थे, इसकी रोशनी में मेरे टेलीफोन कॉल्स का चेक किया जाना कुदरती बात थी। मैं बेडरूम में बैठा यही सोच रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी ज़ोर से बज उठी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का, कहीं ये पुशाली का टेलीफोन ना हो, लेकिन रिसीवर उठाते ही इत्मीनान की एक सांस मेरे हलक से खारिज हुई। दूसरी तरफ से मेरी मंगेतर सुजाता बोल रही थी, किशन डियर, क्या बात है, आज सारा दिन तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया? मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। इसके साथ ये ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चमक उठा। मैंने इससे थोड़ा सा इजहार उल्फत किया और फिर कहा, क्या लाज सिनेमा में बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी फ़िल्म लगी है, अगर तुम्हारे पास वक़्त हो तो चलो आज सेकंड शो देखते हैं। अगरचे मैं सख्त थका हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारी खातिर में। सुजाता ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस ज़्यादा प्रेम न जताया करो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी खातिर क्या कर सकते हो। मैंने एक बार फिर सुजाता से दो चार मोहब्बत भरी बातें की और इसे यकीन दिलाया कि तरक्की मिलते ही इससे शादी कर लूँगा और अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। मेरी सालाना तरक्की को और दिल पर जबल करके ये जुमला कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ फ़िल्म देखने जाना नहीं चाहती तो ऐसे ही मुझे ख़तरा था कि वो इनकार न कर दे, मगर इसने इनकार न किया। हकीकत यह है कि हिंदू लड़की वाकई मुझसे बेहद प्यार करती थी। आज भी जब मुझे इसका ख्याल आता है तो दिल में मीठी मीठी यादें अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। सुजाता की आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दी, हाँ हाँ, तुम तो यही चाहोगे कि मैं इनकार कर दूँ, मगर मैं फ़िल्म देखने ज़रूर जाऊँगी। मैं माता जी से इजाज़त ले लूँ, तुम मेरे यहाँ आ जाना। मैं तो कहती हूँ कि अभी आ जाओ, खाना भी हमारे साथ खा लेना। इसमें मेरे मंसूबे की बेहतरी का पहलू यही था कि जो आदमी मेरी निगरानी कर रहा था, इसके लिए मेरा सुजाता के घर जाना कोई अनोखी बात नहीं होगी। मेरा मंसूबा ये था कि मैं सुजाता को साथ लेकर कैलाश सिनेमा में जाऊंगा, जहां गैलरी में पुशाली मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं सुजाता के साथ बक्स में बैठूंगा और किसी बहाने थोड़ी देर के लिए बक्स से निकलकर पुशाली से ज़रूरी बातें करने के बाद वापस सुजाता के पास आ जाऊंगा।
यूँ मेरे जासूस को जो सिनेमा हॉल के बाहर टहल रहा होगा पता भी नहीं चलेगा कि मैं किस मकसद के लिए सिनेमा हाउस आया था। वो अपनी रिपोर्ट में यही लिखेगा कि मैं रात को सुजाता के साथ कैलाश सिनेमा सेकंड शो देखने गया था और मेरे महकमे वालों को इल्म था कि सुजाता ना सिर्फ मेरी कज़न है बल्कि इससे मेरी शादी भी होने वाली है। डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए सलाद अपने हाथों से बना कर रखना। फ़ोन बंद करके मैंने नौकरानी को अपने प्रोग्राम से आगाह किया और गाड़ी निकाल कर सुजाता के घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी नज़रें बड़ी होशियारी से गिरदोनवा का बराबर जायज़ा ले रही थी। अभी तक कोई मुश्तबा शख्स दिखाई नहीं दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि किसी टैक्सी, गाड़ी या रिक्शे में कोई शख्स ज़रूर मेरा ताक़ुब कर रहा होगा। मगर मैं मुतमईन था अपनी मंगेतर के साथ फिल्म देखने में किसी के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुजाता, इसकी माताजी और पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सुजाता मुझे देखकर खिसक उठी। इसने फ़ौरन मेरे लिए चाय बनाई। इधर उधर की बातें होती रहीं। रात के खाने पर सुजाता का भाई भी आ गया। हिंदू घरानों में वैसे भी बड़ी आज़ादी होती है और फिर अगर कोई लड़का किसी लड़की का रिश्तेदार भी हो और मंगेतर भी हो तो किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती। ठीक 9:15 बजे मैंने सुजाता को साथ लिया और कैलाश सिनेमा की तरफ रवाना हो गया। 10 मिनट में हम सिनेमा पहुंच गए। मैनेजर से मुलाकात की तो वह हमें खुद बॉक्स में ऊपर तक ले गया। टिकट भी ना खरीदने दिया और चाय भी भिजवा दी। तुम इंटेलिजेंस वालों का भी लोगों पर बड़ा रोब होता है। बेचारा आगे पीछे फिर रहा था। सुजाता ने फ़खरी अंदाज में कहा। मैंने सुजाता के कांधे को थपथपाते हुए कहा, मुझसे तुम्हारी शादी होगी तो तुमसे भी लोग इसी तरह डरा करेंगे। सुजाता ने कंधे को हल्के से झटका दिया। जब होगी तो देखा जाएगा। फिल्म शुरू हुई तो मैंने जेबों को टटोलते हुए सुजाता से कहा, अरे मैं अपना सिगार लाना भूल ही गया, तुम बैठो, मैं बाहर दुकान से सिगार लेकर आता हूँ। सुजाता की नज़रें सामने पर्दे पर लगी थी। कहने लगी, जल्दी आना डियर। बस अभी आया 1 मिनट में और मैं बक्स से निकलकर सीढ़ियाँ उतरने के बाद गैलरी वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। गेट कीपर मुझे मैनेजर के साथ जाते हुए देख चुका था। मैं इसके करीब गया तो वो मुअद्दब हो गया। गैलरी में मेरा एक दोस्त बैठा है, मैं ज़रा इसे देखूं। मैंने नरमी से इसे मुखातिब किया। गेट कीपर ने इंतहाई खंदा पेशानी से कहा, ज़रूर महाराज, ज़रूर देखिए। गैलरी में अंधेरा था। मैं अंदर जाते ही 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके रुक गया। 2 बार आंखें खोली तो मुझे पर्दा सीमी की रोशनी में गैलरी में बैठे हुए इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देने लगे। मैं गैलरी की एक भी दीवार की तरफ बढ़ा। मेरी नज़रें कोने वाली सीट की तरफ उठ गईं। वहाँ पोशाली बैठी थी। इसे पहचान कर मैं खामोशी से इसके बराबर जाकर बैठ गया। जो कुछ हुआ इसका मुझे अफसोस है। पोशाली ने मेरी मौजूदगी महसूस करते हुए कहा, तुमने वहाँ कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर मुख्तसर तरीन अल्फाज में इसे बताया कि किस तरह हिंदू फौजी ऐन मौके पर घबरा गया और सारा प्लान धरे का धरा रह गया। मैंने इसे ये भी बताया कि मेरे बॉस और मिस्टर विश्राम को मुझ पर शक है कि लेबॉर्ट्री से बेहोशी का केमिकल मैंने चुराया है। इसने एक आदमी मेरी निगरानी पर लगा दिया है और अब मैं अपनी मंगेतर को साथ लेकर सिनेमा हाउस में आया हूँ। खुशहाली ने गर्दन फेर कर दाएं बाएं देखा। वो ऐसी जगह बैठी थी जहाँ आसपास कोई आदमी नहीं था। तुमने जोगियों वाला लिबास कहाँ फेंका है? इसने पूछा। वो तो मेरे बेडरूम में ही पड़ा है। खुशहाली ने तलख लहजे में कहा, मुझे तुम जैसे तजर्बाकार शख्स से इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी। वो लिबास तुम्हें जला डालना चाहिए था। अब जबकि तुम्हारे बॉस को तुम पर शक हो गया है, वो तुम्हारे बेडरूम की तलाशी भी ले सकता है। मेरा दिल अनजाने खतरात में गिर गया। मैंने सख्त हमाकत की थी कि इस लिबास से अभी तक छुटकारा हासिल नहीं किया था। खुशहाली दोबारा मुझसे मुखातिब थी, कहीं मिस्टर तिवाड़ी को ये शक तो नहीं हो गया कि तुम पाकिस्तानी हो और इसके ऑफिस में एक हिंदू कैप्टन का रूप बदल कर सुराग रसानी कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि इसे ये शक नहीं पड़ा, वरना मैं इस वक्त लाल किले के नीचे टॉर्चर चैम्बर में भयानक तशद्दुद का निशाना बना होता। तुम्हारा फ़ोन अब ज़रूर टेप होता होगा। खुशहाली ने ख्याल जाहिर किया। तुम मुझे फ़ोन न करना, मैं भी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। शंकिया प्लान की माइक्रो फिल्म हमारा टारगेट है। वो हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस टारगेट को हमें हर हालत में हासिल करना है। अब ये काम मैं करूँगी। कल शाम 5 बजे मेरी लाइब्रेरी में आना। सुजाता को ज़रूर साथ लाना है क्योंकि तुम्हारी निगरानी हो रही है। सुजाता तुम्हारे लिए ढाल का काम करेगी। मैं कल तक नया मंसूबा तैयार कर लूँगी। लाइब्रेरी में तुम लोग कोई किताब वापस करने के बहाने आना। मैं तुम्हें इसके बदले दूसरी किताब दे दूंगी। इसमें तुम्हारे नाम एक पर्चा होगा जिसमें एक मंसूबे के इशारे कोड वर्ड्स में लिखे होंगे। बस अब जाओ, तुम्हारा ज़्यादा देर यहाँ बैठना ठीक नहीं। कल शाम 5 बजे होगी। मैं उठकर गैलरी की खाली सीटों के दरमियान से होता हुआ गेट का पर्दा उठाकर बाहर आ गया। गेट कीपर का शुक्रिया अदा किया। लॉबी में देखा, वहाँ तो कोई मुश्तबा आदमी नजर न आया। आता भी तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं थी। किसी को क्या मालूम कि मैं गैलरी में किससे मिलकर आया हूँ। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर बॉक्स में चला गया। सुजाता ने मेरा हाथ थाम लिया। तुमने बड़ी देर कर दी, मुझे डर लग रहा था। सिगार मेरी जेब में पहले ही मौजूद था। मैंने चमड़े का सिगार केस जेब से निकालते हुए कहा, डार्लिंग, यहाँ सिनेमा के बाहर मेरे ब्रांड के सिगार कहीं नहीं थे।
सामने वाली मार्केट में जाना पड़ा। मैं सिगार सुलगाकर सुजाता का हाथ अपने हाथ में लेकर फिल्म देखने लगा। मेरी आंखें पर्दा सैनमे पर लगी हुई थी और जहन इस देर-बुन में लगा था कि पुशाली अपने तौर पर अकेली क्या मंसूबा बनाएगी। कहीं जज्बात में आकर किसी मुसीबत में न फंस जाए। इसी देर-बुन में फिल्म ख़त्म हो गई। सुजाता को घर छोड़कर जब मैं अपने मकान की तरफ रवाना हुआ तो मैंने महसूस किया कि गाड़ी की रोशनियां मुसलसल मेरे पीछे चली आ रही हैं। ये सिवाय खुफिया सुराग रसां की और कोई नहीं हो सकता था, लेकिन मैं मुतमईन था, सब काम ठीक हो गया था। मैंने पुशाली से मुलाकात भी कर ली थी और किसी को इसका इल्म भी नहीं हुआ था। नेपाली चौकीदार ने गेट खोल दिया। मुझे नमस्कार करने के बाद बोला, साहब कमला आपके लिए चाय थर्मस में डाल गई है। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपने बेडरूम में आ गया। टेबल लैंप जल रहा था, तपाई पर मेरी थर्मस और एक खाली कप पड़ा था। मैंने जल्दी से बिस्तर के नीचे हाथ डालकर अपने जोगियों वाला चोला और धोती बाहर निकाली और इसका छोटा सा गोला बनाया। खुदा का शुक्र अदा किया किसी ने मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली थी। हर शय वैसे ही पड़ी थी जैसे मैं छोड़ कर गया था। मैं जोगियों वाला चोला और धोती को जला देना चाहता था, लेकिन इससे धुआं बहुत उठता और बंगले में कोई आतिशदान नहीं था। आखिर यह फैसला किया कि इन कपड़ों को काट कर पुर्जे पुर्जे कर दिया जाए और सुबह दफ्तर जाते वक्त किसी वीरान गड्ढे या गंदे नाले में फेंक दिया जाए। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुराग रसा मेरा ताक़ुब कर रहा होगा तो मुझे प्लास्टिक का लिफाफा गिराते हुए देख लेगा और 5 साल उल्टा हो जाएगा। एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने कैंची निकाली और गिरवे रंग के चोले को कुतरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने चोले और धोती को छोटी छोटी कुतरनों में तकसीम कर दिए। फिर इन कुतरनों को झोली में डालकर बाथरूम में गया। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा करके फ्लश में बहाने लगा। 15 मिनट में मैं अपने इस काम से फारिग हो चुका था। जब इस सबूत को मैं गटर में बहा चुका तो मैंने मालाओं को तोड़कर वापस पीस लिए और इनके बुरादे को कूड़े करकट में ड्रम में डाल दिया। इस काम से फारिग होकर मैं बिस्तर पर लेट गया और अंग्रेज़ी का एक नावल खोल कर पढ़ने लगा। आंखें किताब पर थी और जहन इन ख्यालों के साथ उड़ रहा था कि पुशाली इतनी बड़ी और ख़तरनाक मुहिम अकेली सर न कर सकेगी। चुनाचा मैंने फैसला किया कि इसे ये काम नहीं करने दूंगा। दूसरे रोज़ मुझे सुजाता को भी अपने साथ ले जाना था। इस दफ़ा मुझे इसे मेरे साथ दिल्ली की हार्डिंग लाइब्रेरी जाना था। मैंने दफ्तर पहुंचने के बाद कोई 11 बजे इसे फ़ोन किया और कहा आज शाम की चाय इकट्ठे पियेंगे। वो फ़ौरन राज़ी हो गई। मैंने कहा वो अपने दफ्तर ही में मेरा इंतज़ार करे, मैं दफ्तर से सीधा इसी की तरफ आऊँगा। मेरे दफ्तर की अलमारियों में मेरी चंद एक अंग्रेज़ी किताबें पड़ी थी जो मैंने फुर्सत में अपने मुताले के लिए रखी हुई थी। ये ज़्यादातर जासूसी किस्म के नावल थे। इनमें से किसी पर हार्डिंग लाइब्रेरी की मौल नहीं थी। मैं दफ्तर से 4:30 बजे निकला और सुजाता को लेने इंडियन एयरलाइंस के चांदनी चौक वाले दफ्तर की तरफ चल पड़ा। वो मेरे इंतज़ार में बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इसने आज आसमानी रंग की साड़ी के साथ गले में नीलम का हार पहन रखा था जो इस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। दफ्तर की सीढ़ियाँ उतरकर वो मेरी कार की तरफ बढ़ी। ईशन डियर, हम एयरपोर्ट वाले रेस्टोरेंट में चाय पियेंगे, जहाज़ को लैंड ऑफ और टेक ऑफ करते भी देखेंगे। इसने इठला कर तजवीज़ पेश की। तुम जहाँ कहोगी वहीं चलेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए मुझे हार्डिंग लाइब्रेरी में ये किताब वापस करनी है और अभी हमारे काफ़ी वक्त पड़ा है। मैंने इसे मायूस नहीं किया। सुजाता ने भी कोई एतराज़ न किया। मैंने हार्डिंग लाइब्रेरी के सामने वाली पार्किंग स्टैंड पर गाड़ी पार्क की तो सुजाता ने बेजार से मुँह बनाते हुए कहा, तुम जल्दी से किताब अंदर वापस करके आ जाओ, मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ। इसरार करना खामखा शक में डालने वाली बात थी। मैंने डैशबोर्ड में से किताब निकाली और तेज़ तेज़ कदम उठाता लाइब्रेरी में दाखिल हो गया। काउंटर पर इस वक्त पुशाली ही थी। मैंने जाते ही आहिस्ता से किताब इसके सामने रख दी। ये किताब वापस करनी है। पुशाली ने मुझे आते देख लिया था। इसने जल्दी से किताब उठाकर नीचे दराज में रख ली और वहीं से दूसरी किताब निकाल कर रजिस्टर में खुदा जाने किस हिसाब में इसका इंदराज करने लगी। तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था, इसने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा। जब तक मैं रजिस्टर में लिख रही हूँ खड़े रहो, जब लिख लूँ तो फ़ौरन यहाँ से चले जाना। इस किताब में मैंने सब कुछ लिख दिया है। मैंने रजिस्टर पर एक जगह उंगली रखते हुए आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें इस मुहिम से मना करने आया हूँ। इसमें तुम्हारी जान को ख़तरा है और मैं कोई दूसरा प्लान तैयार कर रहा हूँ। खुशहाली ने अपना हाथ रजिस्टर पर रखकर बड़ी सख्ती से मेरी उंगली को पीछे हटा दिया और दांत पीस कर धीमी आवाज़ में बोली, अब तुम चले जाओ, जैसा मैंने पर्चे में लिखा है वैसे ही करना जाओ। इसके साथ ही खुशहाली ने रजिस्टर बंद कर दिया और काउंटर की किताबों की अलमारियों की तरफ चली गई। मैंने किताब उठाई और लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। खुशहाली ने एक कस्तन पॉकेट साइज़ किताब दी थी। वो मेरे कोट की जेब में पूरी आ गई थी। गाड़ी में बैठा तो सुजाता बोर हो रही थी। मैंने ज़्यादा देर तो नहीं लगाई ना, अब एयरपोर्ट चलो, भगवान के लिए तुम हर वक्त किसी न किसी काम में उलझे रहते हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, तुम ये नहीं कह सकती अभी रात में तुम्हारे साथ फिल्म देख रहा था, इससे एक दिन पहले भी हमने इकट्ठे चाय पी थी। अब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। सोचता हूँ ब्याह से पहले हम एक दूसरे के मजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं। मैंने सुजाता की तरफ मुस्कुरा कर देखा। वो शर्मा कर खिड़की से बाहर तकने लगी। इसने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं कौन सी किताब लाया हूँ।
असल में सुजाता को किताबों से ज़्यादा रग़बत नहीं थी। इसे अगर शौक़ था तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने और मुझसे जल्द से जल्द शादी करने का। किताब मेरे कोट की जेब में थी, जाहिर है इसमें पोशाली का पर्चा भी था। अब मैं इसे एयरपोर्ट से वापसी पर घर आकर ही पढ़ सकता था। एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते शाम का अंधेरा छा गया। एयरपोर्ट का रेस्टोरेंट दूसरी मंजिल वाली गैलरी में था। फिज़ा में खनकी थी। हम गैलरी में जाने की बजाय रेस्टोरेंट के अंदर ही शीशे की दीवार के पास एक मेज़ के पास बैठ गए। यहाँ एयरपोर्ट का मंजर बड़ा दिलकश लग रहा था। रंग बिरंगी रोशनियाँ चमक रही थी। मुतअद्दिद जहाज़ उतरते और फ्लाइट पर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।